लेक्चर है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसके बारे में कोई थोड़ा बहुत आइडिया है आपको पहले? मैम ये बीएससी में फिजिक्स में पढ़ा था लेकिन अभी याद नहीं। चलें इसको थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं। ठीक है, ये फिजिक्स वाले बच्चों ने ही पढ़ा होता है, जो जिन बच्चों का कोई और कॉम्बिनेशन होता है वो तो ये नहीं पढ़ते। जी इसलिए ये मैं पढ़ा हुआ है। मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, यंग्स जो है वो साइंटिस्ट का नाम था। ठीक है, थॉमस यंग था। 1801 में उसने ये एक्सपेरिमेंट जो है वो दिया था और उसने अंडरस्टैंड किया था नेचर ऑफ लाइट को। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस। ठीक है, तो ये जो स्लिट होता है ना, ये हम किसी नैरो कट या ओपनिंग को कहते हैं। तो एक्चुअली उसने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उसने क्या किया था, उसमें उसने दो कट्स या दो ओपनिंग्स को यूज किया था, इसलिए हम इसको कहते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्लियर? तो इसको हम जो है वो फर्दर देखते हैं। अच्छा, जब जी मैंने आपसे बात की थी कि जब वेव पार्टिकल डुअलिटी की बात हुई थी कि थी, तो बड़ा अरसा जो है वो इस बात पे बहस होती रही कि आपके पास जो लाइट और मैटर है उनकी पार्टिकल लाइक नेचर है या वेव लाइक नेचर है। ठीक है, अब लास्ट टाइम हमने पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था कि आपके पास जो लाइट है उसकी पार्टिकल लाइक नेचर है। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब ये वेव पार्टिकल डुअलिटी की बात हुई थी, तो उसके बाद जितने भी साइंटिस्ट थे, एक साइंटिस्ट जो था वो वेव लाइक नेचर को प्रूव करता था, तो दूसरा पार्टिकल लाइक नेचर को प्रूव करता था। तो जब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया, पार्टिकल लाइक नेचर जो है उसको प्रूव किया गया तो उसके फौरन बाद जो है वो वेव नेचर का कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, अब ये जो साइंटिस्ट था जिसका नाम थॉमस यंग था, इसने क्या किया था, इसने वेव लाइक नेचर को प्रूव किया। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हर्ट सेरिनिच ने क्या किया था, पार्टिकल लाइक नेचर को प्रूव किया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि थॉमस यंग ने वेव लाइक नेचर को प्रूव किया। अच्छा, अब हुआ क्या था कि ये जो थॉमस यंग था ना, इसने एक्सीडेंटली, ये अपने एक रूम में खड़ा था। ठीक है, ऐसे अपने रूम में खड़ा था, तो उसने देखा कि खिड़की के अंदर जो दो ओपनिंग्स हैं, इस तरह की उसकी खिड़की के अंदर ना दो ओपनिंग्स थी, स्लिट्स। उसने नोट किया कि स्लिट्स के अंदर से जो सूरज की रोशनी गुजर के अंदर आ रही है, जो सनलाइट अंदर आ रही है, उनकी वजह से सामने वाली दीवार के ऊपर इस तरह की फ्रिंजेस बन रही। उसने फर्स्ट टाइम क्या किया था, एक्सीडेंटली बाय चांस ऑब्जर्व किया कि उसके रूम की जो विंडो के अंदर स्लिट्स हैं, उनसे जो लाइट रेज पास हो रही हैं, वो अपोजिट वॉल के ऊपर इस तरह की फ्रिंजेस बना रही हैं। अब जो एक साइंटिस्ट होता है, ठीक है, वो क्या करता है कि ऐसी कोई भी चीज जिसको वो अंडरस्टैंड ना कर पा रहा हो, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। अब उसने क्या किया, उसने ये सर्च करना शुरू कर दिया कि उसको अपोजिट वॉल के ऊपर फ्रिंजेस क्यों नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये जो उसका सारा एक्सपेरिमेंट है, सारा जो काम है, वो उसकी इस इन्वेस्टिगेशन पे बेस करता है। ठीक है, अब उसने क्या किया कि वैसा ही एक्सपेरिमेंटल सेटअप जैसा कि उस रूम के अंदर था जहाँ पे उसने सन रेज जो है उसकी फ्रिंजेस को ऑब्जर्व किया था, उसने खुद बनाया एक्सपेरिमेंटल सेटअप वैसा। कैसे बनाया, उसने एक लाइट सोर्स लिया, उसके सामने उसने एक स्लेट रखी। ठीक है, और स्लेट के सामने उसने क्या किया, दो और स्लिट्स को मैनेज किया, और सामने उसने रखी एक स्क्रीन। ठीक है, अब काम क्या था कि ये आपके पास जो लाइट है ना, ये पॉलीक्रोमेटिक लाइट है। ठीक है, इसमें डिफरेंट किस्म की वेव्स जो है वो एमिट होती हैं। जो आपके पास ऑर्डिनरी लाइट होती है वो पॉलीक्रोमेटिक होती है, उसमें मल्टीपल वेव्स होती हैं और मल्टीपल वेवलेंथ्स होती हैं। उसने क्या किया, सबसे पहले तो उन वेव्स में से एक वेव को सिलेक्ट करने के लिए उसने एक स्लिट यूज की। अच्छा, स्लिट स्लिट जो होती है ना, उसको वेव सेलेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, वो क्या कि वो क्योंकि वो क्या करती है, मल्टीपल वेव्स में से किसी एक वेव को सेलेक्ट करती है। सारी वेवलेंथ्स उसके अंदर से नहीं गुजर सकती, कोई एक गुजर सकती है। ठीक है, उसने क्या किया, पहले एक सिंगल स्लिट के थ्रू जो है वो एक वेवलेंथ को सिलेक्ट किया। जब वो वेवलेंथ स्लिट में से गुजरी, उसने क्या किया, वो स्लिट की फ्रिंजेस की तरफ जो है वो बेंड कर गई। इस फिनोमेना को हम कहते हैं डायफ्रैक्शन। अब ये जो डायफ्रेक्टेड लाइट है, इसके सामने उसने उस तरह की दो स्लिट्स मैनेज की। ठीक है, S1 और S2। क्या हुआ कि अब दोनों के अंदर से फ्रिंजेस प्रोड्यूस हुई। ठीक है, अब ये जो फ्रिंजेस का सेटअप था वो तकरीबन वैसा था जैसा उसके रूम की खिड़की के अंदर हुआ था कि दो जो है वो वेव्स जो है वो निकल रही थी और वो सामने वाली दीवार के ऊपर जाके टकरा रही थी। समझ आई बात की? जी अब उसने ऑब्जर्व किया कि जो सामने वाली ये स्क्रीन थी, स्क्रीन क्या करती है कि जो आपके पास डिफरेंट किस्म के फिनोमिना होते हैं ना, वो आपको दिखाती है, एक्चुअली उसका रिजल्ट दिखाती है कि क्या हो रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब ये वेव्स जो है जब प्रोड्यूस हुई, तो उसने ऑब्जर्व किया कि ये जो सामने वाली स्क्रीन थी ना, इसके ऊपर वैसी ही फ्रिंजेस प्रोड्यूस हुई थी जैसे उसने उस रूम के अंदर ऑब्जर्व की।
ठीक है। अब इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को उसने फिर अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, इसकी लॉजिक्स बनाने की कोशिश की कि ये सारा कुछ कैसे हुआ। ठीक है। अब उसने ये कहा कि ये पॉलीक्रोमेटिक लाइट थी, ठीक है, जो लाइट सोर्स में से आ रही थी। ठीक है, उसको आपने स्लिट में से गुजार के मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट किया। उससे जो फ्रिंजेस प्रोड्यूस हो रही थी उनको टू स्लिट्स में से गुजार के फिर आपने क्या किया कि इस तरह की फ्रिंजेस प्रोड्यूस की और सामने वाली वाल के ऊपर उनको स्ट्राइक करवा दिया। अब हुआ ये है, ठीक है, पहले क्या हुआ कि जब उसने लाइट सोर्स में से लाइट को गुजारा इस वेव के अंदर से, ठीक है, तो क्या हुआ कि ये डायफ्रैक्शन हुई अलोंग द एजेस ऑफ फर्स्ट स्लिट। ठीक है, पहले उसने फर्स्ट वाली डायफ्रैक्शन जो है वो ऑब्जर्व की। फिर उसने क्या किया कि उसने देखा कि डायफ्रैक्शन जो है वो टेक प्लेस कर रही है इस फिनोमेना के दौरान जब आपका लाइट सोर्स जो है वो फर्स्ट स्लिट में से गुजरा। ठीक है, जो यहाँ पे उसके पास ये वाला फिनोमेना था, यहाँ से फर्स्ट स्लिट से गुजरने के बाद लाइट ने डायफ्रैक्शन का फिनोमेना शो किया। ठीक है, अब इसी तरह का फिनोमेना उसने ऑब्जर्व किया कब के जब आपकी लाइट, ये जो आपकी लाइट है जब ये इस तरह की डबल स्लिट में से गुजरती है, ठीक है, तो आपके पास इस तरह का फिनोमेना सामने आता है। अब उसने देखें आपके पास सामने स्क्रीन पे वैसी फ्रिंजेस बनी है जैसी उसने ऑब्जर्व की। बात की समझ आई? जी। अब हम क्या करते हैं कि इस फिनोमेना को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि फ्रिंजेस आखिर कैसे बन गई। चलें, डायफ्लेक्शन की तो समझ आ गई कि जो वेव्स हैं वो क्या करती हैं कि वो एजेस के अलोंग जो है वो बेंड कर जाती है। लेकिन ये जो आपके पास डार्क और लाइट फ्रिंजेस बनी है, ठीक है, ये कैसे बन गई? ठीक है, उसने भी मेनली जो है उसको ये अंडरस्टैंड करने में इंटरेस्ट था कि उसकी जो रूम की अपोजिट वॉल थी उसके ऊपर फ्रिंजेस कैसे बन गई। ठीक है, अब ये देखें यहाँ से आपके पास दो स्लिट्स के अंदर से जो वेव्स निकल रही हैं, ठीक है, अब ये वेव्स आपके पास ऑलमोस्ट सेम टाइम की हैं। ठीक है, बेंड बेंड भी कर रही हैं अलोंग दी एजेस। ठीक है, ए सेम सोर्स से निकलने के बाद अब ये क्या करती है, ये इंटरफेरेंस शो कर सकती है। वेव्स है ना, डायफ्रैक्शन शो करके उन्होंने ये तो प्रूव कर दिया कि वो वेव्स है। अब ये जो वेव्स हैं आपके पास एट अ टाइम दो किस्म की प्रोड्यूस हो रही हैं, ये एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस शो करती है। ठीक है, अब उस इंटरफेरेंस के रिजल्ट में आपको ये जो डार्क और उसको क्या हुआ था कि उस साइंटिस्ट ने कुछ डार्क और कुछ लाइट फ्रिंजेस देखी। अब उसने ये कहा कि जहाँ पे डार्क फ्रिंजेस आपको नजर आ रही हैं, ठीक है, वहां पे आपके पास क्या है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। दो लाइट वेव्स जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करती हैं तो लाइट प्रोड्यूस करती हैं जो कि आपको लाइट फ्रिंजेस की फॉर्म में नजर आती है, ब्राइट फ्रिंजेस की फॉर्म में नजर आती है। और जब दो वेव जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती हैं तो आपको डार्क फ्रिंजेस नजर आती है। क्लियर? जी। ठीक है, तो यहाँ से अब हमने क्या कंक्लूड किया है इस सारे फिनोमिना से कि आपके पास यहाँ पे दो फिनोमिना जो ऑब्जर्व हुए हैं, एक इंटरफेरेंस है और एक क्या है आपके पास डायफ्रैक्शन। वेव्स। अच्छा। अब ये जो आपके पास सारा एक्सपेरिमेंट है उससे आपने कंक्लूड किया कि आपके पास जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है वो डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट को प्रूव कर रहा है, वो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को प्रूव कर रहा है और सम वेव लेंथ्स जो हैं उनकी मेजरमेंट भी पॉसिबल है इसके अंदर। ठीक है, अब इस बेस पे हम क्या कहते हैं कि आपके पास ये जो फिनोमेना है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये आपके पास वेव लाइक नेचर को प्रूव करता है। क्योंकि आपके पास जो डायफ्रैक्शन है वो भी वेव लाइक प्रॉपर्टी है, जो इंटरफेरेंस है वो भी वेव लाइक प्रॉपर्टी है और जो वेवलेंथ है वो भी वेव की ही प्रॉपर्टी है डेफिनेटली। बात की समझ आई? जी मैम। जी मैम। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है ये वेव लाइक नेचर को प्रूव करता है। जो आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था वो कौन सी नेचर को प्रूव कर रहा था? पार्टिकल लाइक नेचर को प्रूव कर रहा था, ऐसे ही है। यस मैम। जी। अब हम एक और फैक्ट देखते हैं, ये कॉम्पटन इफेक्ट है। इसमें हम देखेंगे कि इसमें कौन सी नेचर की बात हो रही है। अच्छा, कॉम्पटन इफेक्ट की जो स्लाइड है आपको नजर आ रही है? आ रही हैं। ओके, अभी आ रही है मैम। कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है। अच्छा, कॉम्पटन इफेक्ट जो है इसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये आपको कौन सी, ये भी आपके पास जब वेव पार्टिकल डुअलिटी की बात होती थी उसी वक्त का एक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि इसमें क्या बताया जा रहा है। ठीक है, अब ये कॉम्पटन जो है ये एक साइंटिस्ट था, इसका पूरा नाम था आर्थर हॉली कॉम्पटन। ठीक है, ये एक अमेरिकन फिजिस्ट था। इसने 1923 में जो है कॉम्पटन इफेक्ट जो है वो उसका आइडिया दिया था और 1927 में इसको इस आइडिया की बेस पे जो है वो नोबेल प्राइज दिया गया था।
ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसने आइडिया क्या दिया था। ठीक है, इसने क्या किया था, इसने क्वांटम और फोटान थ्योरी जो है ना उसके लिए एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस प्रोड्यूस किया, प्रेजेंट किया। क्या इसने एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिया, ये जो आपके पास मैक्स प्लांक था, ठीक है, ये जर्मन फिजिस्ट था, इसने 1900 में फर्स्ट टाइम जो है वो डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात की। E is directly proportional to mu and E is equal to h mu, इसका कॉन्सेप्ट इसने दिया था। सबसे पहले रेडिएशंस में डुअल नेचर का जो कॉन्सेप्ट है, एनर्जी का जो डुअल नेचर का कॉन्सेप्ट है, वो मैक्स प्लांक ने दिया था। ठीक है, इसने कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, लेकिन ये जो आपके पास कॉम्पटन, इसने क्या किया था, इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिया था। कॉम्पटन ने इस मैक्स प्लांक की थ्योरी का, एक थ्योरी होती है और एक उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ होता है। एक बंदा सिर्फ बात करता है, आइडिया देता है, दूसरा एक्सपेरिमेंट करके उसको प्रूव कर देता है। तो जो मैक्स प्लांक ने आइडिया दिया था, इस हॉर्ली कॉम्पटन ने उसको प्रूफ किया था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये आपके पास जो कॉम्पटन इफेक्ट है ये है क्या। ठीक है, आपके पास अगर एक फोटान है, ठीक है, फोटान होता है, एक आपके पास इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, कॉम्पटन इफेक्ट में हम ये कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो कि एट रेस्ट पड़ा हुआ है, यहाँ पे ये जो आपको ब्लू वाला बाल एट रेस्ट नजर आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट पड़ा हुआ है और एक फोटान आता है। ठीक है, वो क्या करता है, उस इलेक्ट्रॉन के साथ टकराता है। ठीक है, जब उस इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करता है, उसके साथ स्ट्राइक करता है, तो क्या होता है कि दोनों अपने अपने ओरिजिनल पाथ से डाइवर्ट कर जाते हैं। ऐसे ही है, जी। आप यहाँ से देख सकते हैं कि दोनों को जाना तो स्ट्रेट पाथ पे चाहिए चाहिए था, लेकिन दोनों ने क्या किया है, एक डिफरेंट पाथ जो है उसको ऑप्ट किया है। ठीक है, एक जो है अलग जो है वो आपके पास क्या कर रहा है, अपवर्ड मूवमेंट शो कर रहा है एक पार्टिकल, और एक पार्टिकल जो है वो आपके पास डाउनवर्ड मूवमेंट शो कर रहा है। ठीक है, अब इसको हम कहते हैं स्कैटरिंग। क्या कहते हैं हम इसको, स्कैटरिंग। कि एक फोटान आया, स्कैटरिंग। उसने एक इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक किया और उस इलेक्ट्रॉन को उसने स्कैटर कर। अब क्या होगा आपके पास कि आपका जो ओरिजिनल पाथ है वो तो ये होना चाहिए था, आपका जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है दोनों को इस पाथ पे जाना चाहिए था, लेकिन दोनों इस पाथ पे गए नहीं, बल्कि दोनों ने इस पाथ से थोड़ा सा डिफरेंस शो किया। फोटॉन जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर गया और इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर गया। ठीक है, अब फोटॉन जो है उसने क्या किया है, अपने ओरिजिनल पाथ से एंगल थीटा की स्कैटरिंग शो किया। स्कैटरिंग को आप रिप्रेजेंट करते हैं एनी वैल्यू के साथ। ठीक है, और वो वैल्यू आपके पास क्या होती है, किसी एंगल की वैल्यू होती है, और वो एंगल क्या होता है कि जिस ओरिजिनल पाथ से उसको जाना चाहिए था और वो वहां से स्कैटर हुआ है, वहां से आपने उसका एंगल मेजर कर। तो इस ओरिजिनल पाथ पे आपके फोटान को जाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन वो इस पाथ पे गया, तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो थीटा है। ठीक है, जिसको हम मेजर करेंगे। ठीक है, और इस एंगल थीटा के थ्रू जो है वो आप ये नोट कर सकते हैं कि कितनी स्कैटरिंग शो की है आपके फोटान अपने ओरिजिनल पाथ। इसी तरह इलेक्ट्रॉन जो है उसको भी इसी पाथ पे जाना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया है, उसने भी अपने ओरिजिनल पाथ से जो है स्कैटरिंग शो की, और उसकी जो स्कैटरिंग है उसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं फाई से। इसको हम कहते हैं फाई, ये थीटा है। ठीक है, और ये है आपके पास फाई। क्लियर? जी। यस मैम। अब ये जो स्कैटरिंग हुई है आपके पास, ठीक है, इसको अगर आप थोड़ा सा क्लोजली देखते हैं तो आपका ये जो फोटान है ना, ये मोनोक्रोमेटिक फोटान है, यानी ऐसा फोटान जिसकी एनर्जी सिंगल वेवलेंथ पे बेस करती है। ठीक है, या जिसके पास एक सिंगल वेवलेंथ अवेलेबल होती है, वो सिंगल वेवलेंथ थी फोटान के पास। फोटान इलेक्ट्रॉन के साथ टकराया, इलेक्ट्रॉन की जो स्कैटरिंग हुई है उसने भी एक सिंगल वेवलेंथ ही पोजेस किया, लेकिन फर्क क्या पड़ा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें वेवलेंथ कम है, यहाँ पे वेवलेंथ ज्यादा है। ऐसे ही जी। अब इसको हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो आपके पास वेवलेंथ का चेंज आया है, यहाँ पे आपके पास जो इंसिडेंट वेव थी, इंसिडेंट फोटान था, उसकी वेवलेंथ कम थी। जो आपका स्कैटर्ड फोटान है उसकी वेवलेंथ ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप वेवलेंथ ऑब्जर्व करें तो कम है। ठीक है, ये इतनी वेवलेंथ, आप कहते हैं ना एक क्रस्ट से एक ट्रफ ट्रफ तक का फासला जो है वो आपके पास वेवलेंथ, तो यहाँ पे क्रस्ट से ट्रफ तक का फासला कम है, लेकिन यहाँ पे क्रस्ट तक का फासला ज्यादा है, और यहाँ पे वेवलेंथ भी इस वजह से ज्यादा है। अब ये जो आपके पास वेवलेंथ का डिफरेंस है, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा जो है वो नोट करते हैं। आपका इंसिडेंट फोटान आया, ठीक है, लेसर वेवलेंथ के साथ, इलेक्ट्रॉन जो कि आपका रेस्ट पे पड़ा हुआ था, ठीक है, मोशनलेस था, उसके साथ उसने स्ट्राइक किया, वो उसका टारगेट इलेक्ट्रॉन था, उसने स्कैटरिंग शो की और वेवलेंथ कम हो गई। ये स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये स्कैटर्ड फोटान है, दोनों के एंगल्स भी मौजूद हैं।
अब अगर मैं ये कहती हूँ कि जो स्कैटर्ड फोटॉन है उसकी वेवलेंथ है लैम्डा प्राइम, और जो इंसिडेंट फोटॉन है उसकी वेवलेंथ है लैम्डा, तो जो लैम्डा प्राइम है हमने ये कंक्लूड किया है दैट इज ग्रेटर देन लैम्डा। इस बात की समझ आई? जी। ठीक है। अब अगर आपके पास लैम्डा प्राइम ग्रेटर देन लैम्डा है तो आपके पास जो वेवलेंथ होती है वो एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इस बात का पता है? मैम अब पता है। मैं थोड़ा सा यहाँ से आपके लिए रिवाइज भी ये कॉन्सेप्ट कर देती हूँ, वैसे तो आपने पीछे पढ़ा है, शायद इस रिस्पेक्ट से आपको ना याद हो। हम ये कहते हैं E इज इक्वल टू एच म्यू, ऐसे कहते हैं। जी मैम। अब इसमें जो हमारे पास म्यू होता है ना, वो इक्वल होता है C बाय लैम्डा। ठीक है, लैम्डा आपके पास क्या होता है? वेवलेंथ। यस, ये आपके पास वेवलेंथ। अगर मैं यहाँ पे म्यू की जगह पे ये म्यू की वैल्यू पुट कर, क्या हुआ, क्या बना? अब आप ये देखें कि जो आपके पास ये जो आप फ्रैक्शन लिखते हैं, ठीक है, उसमें अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियरली लिख देती हूँ, ठीक है, ये जो आपके पास फ्रैक्शन बन गई, एक डिनोमिनेटर है आपके पास और एक न्यूमरेटर है। ये जो h है ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ना, जी। और साथ में क्या इक्वालिटी है? जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को खत्म करते हैं तो आप ये दो चीजें लगाते हैं, एक आप ये इक्वालिटी लगाते हैं और एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो क्या इन दोनों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन से रिप्लेस कर सकते हैं? देख सकते हैं ऐसे? यस मैम। इसका मतलब है कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ का आपके पास कंक्लूजन क्या होगा? ग्रेटर द वेवलेंथ, ठीक है, स्मॉलर द एनर्जी। ठीक है, जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी एनर्जी उतनी कम होगी। आपके पास जो रेड लाइट होती है ना, 7 कलर्स ऑफ लाइट में, उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, उसकी वजह ये होती है कि उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो आपके पास जो एनर्जी होती है वो वेवलेंथ के हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अब ये जो आप आइडिया ले रहे हैं, ठीक है, इसमें आप कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आपके आपके पास जो लैम्डा प्राइम है वो लैम्डा से ग्रेटर है, इसका मतलब है कि लैम्डा प्राइम की एनर्जी कम है एज कम्पेयर टू दिस। इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, और स्कैटर्ड फोटॉन की एनर्जी कम है। बात की समझ आई? जी मैम। अब जो आपके पास इंसिडेंट फोटॉन की वेवलेंथ है उसको आपने लैम्डा लिख के आप उसकी एनर्जी को भी क्या करेंगे, ई लिखेंगे। ठीक है, और जो स्कैटर्ड फोटॉन के जितने भी वेरिएबल्स हैं, यानी उसकी एनर्जी है, उसकी वेवलेंथ है, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसके साथ आप प्राइम लगाएंगे। ठीक है, इंसिडेंट फोटॉन के साथ नहीं लगाएंगे, स्कैटर्ड फोटॉन के साथ आप प्राइम लगाएंगे। तो आपके पास जो स्कैटर्ड फोटॉन की एनर्जी है ई प्राइम, दैट इज स्मॉलर देन एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन। उसकी वजह क्या है आपके पास, कि जो आपके पास लैम्डा प्राइम है स्कैटर्ड फोटॉन की, जो आपके पास वेवलेंथ है दैट इज ग्रेटर देन लैम्डा। और अगर वेवलेंथ आपके पास ग्रेटर है म्यू प्राइम की, तो जो फ्रीक्वेंसी है आपके पास म्यू प्राइम की, वो क्या होगी? मैम फ्रीक्वेंसी, ये स्क्रीन शेयरिंग जो है ये बंद हो गई है, और क्या नाम है, अरीज, आपको मुझे स्क्रीन शेयरिंग अलाउ करनी पड़ेगी।
अरीज आवाज आ रही है? ये मैम हो गया। है। अच्छा, उसमें ना एक सेटिंग में स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन होता है, आप वो ऑन कर दें तो फिर वो सारे शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम उसको देख लीजिए। जी। अच्छा, मैं आपको दोबारा होस्ट बना रही हूँ क्योंकि यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट तो हो जाती है लेकिन दरमियान में कहाँ पे इंटरप्ट हो जाए कोई पता नहीं चलता। अरीज, ओके मैम। आपको होस्ट जो है वो मैं बना रही हूँ। ओके मैम। हाँ जी, अब नजर आ रहा है? जी यस। ये आ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, आपके पास ये कुछ पैरामीटर्स हैं। इंसिडेंट फोटान जो है उसकी आपके पास फ्रिक्वेंसी भी ज्यादा होगी, इंसिडेंट फोटान की एनर्जी भी ज्यादा होगी, लेकिन उसकी वेवलेंथ जो है वो आपके पास कम होगी। ठीक है, और ये सारा कुछ प्रूव, ये सारे पैरामीटर्स क्या प्रूव करते हैं कि आपका जो इंसिडेंट फोटान था उसकी एनर्जी ज्यादा थी, जो आपका स्कैटर्ड फोटान है उसकी एनर्जी कम है। ठीक है, अब कैसे हुआ? ठीक है, यहाँ से तो आपके पास फोटान ज्यादा एनर्जी के साथ आ रहा था, यहाँ पे आके उसकी एनर्जी कम कैसे हो गई? ठीक है, इसको हमने थोड़ा सा लुक इनटू करना है। ठीक है, कैसे ये हुआ आपके पास? अब देखें, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है? ऐसे नहीं होता कि एक इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल आइसोलेट कर लेते हैं आप एक एटम से। ठीक है, और उस इलेक्ट्रॉन को जो है वो एक, जैसे स्नूकर टेबल होती है उसके ऊपर जो है वो आप रख देते हैं स्नूकर बाल की तरह, और फिर उसको एक इलेक्ट्रॉन के साथ हिट करते हैं तो उसकी स्नूकर बाल लाइक स्कैटरिंग होती है। स्कैटरिंग उसकी स्नूकर बाल लाइक ही होती है, लेकिन किसी भी इलेक्ट्रॉन को आइसोलेट करना, ठीक है, किसी भी एटम से और फिर उसको रेस्ट पोजीशन में लाना, ठीक है, ये बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक एटम के अंदर से आइसोलेट करके रेस्ट पोजीशन में लाना बहुत मुश्किल है। अब रेस्ट इलेक्ट्रॉन आप कैसे अरेंज करते हैं? ठीक है, उसके लिए आप क्या करते हैं, ग्रेफाइट क्रिस्टल लेते हैं। ठीक है, आप एक्सरेज लेते हैं, उसको ग्रेफाइट क्रिस्टल के साथ हिट करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन जनरेट करती है। कैसे, ये भी आप देख सकते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब ये देखें, आपके पास जो ग्रेफाइट क्रिस्टल है आपने उसकी स्ट्रक्चर पढ़ी होगी, पढ़ी है कहीं? इनऑर्गेनिक में पड़ी है बीएससी में। हाँ जी, उसमें आपने पढ़ा होगा कि ये आपके पास हेक्सागोनल लेयर्स होती हैं कार्बन की। जी मैम। ठीक है, और लेयर्स के दरमियान में आपके पास जो है वो कुछ एम्प्टी स्पेस होती है और कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जी। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके पास लेयर्स के दरमियान में होते हैं। अब होता क्या है कि आप एक्चुअली क्या करते हैं, किस तरह की क्रिस्टल लेते हैं ग्रेफाइट की, इसको यहाँ पे रखते हैं और ये जो आपका दरमियान में लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है इसको आप यूज करते हैं और इसको आप इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि ये आपका जो हेक्सागोनल लेयर्स में एक वीकली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है लेयर्स के दरमियान, ठीक है, इसको आपकी एक्सरे हिट करती है। आपकी एक्सरे आती है और इस लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को हिट करती है जो कि इस कार्बन एटम के अंदर मौजूद है। कार्बन एटम्स है ना ये सारे ग्रेफाइट। जी। अब क्या होता है कि एक्सरे जब हिट करती है तो उसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को निकालती है। ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री होकर इस तरह से स्कैटर हो जाता है। बात की समझ आई? जी मैम। तो अब ये जो हम कह रहे हैं ना कि एक इलेक्ट्रॉन आपके पास एट रेस्ट मौजूद है, ठीक है, वो एक्चुअली आपके पास क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है, और वो क्या करता है, ग्रेफाइट क्रिस्टल के अंदर आपके पास जो एक फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है उसके साथ हिट करता है। अब आपके पास कुलयन में दो ऑप्शंस होते हैं, एक इलास्टिक कुलयन है और एक आपके पास है इन इलास्टिक स्कैटरिंग। इलास्टिक कुलयन का मतलब यह है कि दो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करते हैं, जिस एनर्जी के साथ स्ट्राइक करते हैं उसी एनर्जी के साथ स्ट्राइक करने के बाद वापस चले जाते हैं। ठीक है, यानी जिस एनर्जी से एक दूसरे को अप्रोच करते हैं उसी एनर्जी से टकराने के बाद वापस चले जाते हैं। जैसे अगर आप एक बॉल लें, ये जो आपके पास क्रिकेट बॉल होती है, अगर आप इसको दीवार के साथ हिट करें तो जिस एनर्जी के साथ वो हिट होगी उसी एनर्जी के साथ हिट जो है वो आपके हाथ में वापस आ जाएगी। इसको हम कहते हैं इलास्टिक कोलाइजन, जिसमें जो दो बॉडीज आपस में कोलाइड करती हैं उनमें से कोई भी बॉडी ना अपनी एनर्जी लूज करती है ना गेन करती है। ठीक है, एक आपके पास होती है इनइलास्टिक स्कैटरिंग, जिसमें दो पार्टिकल्स टकराते हैं तो एक पार्टिकल की एनर्जी का कुछ पार्ट दूसरे पार्टिकल के पास शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं आपको कहती हूँ कि सपोज आपके पास वो एक ड्रम है, ड्रम देखा हुआ ना, ढोल जिसको बजाते हैं। ठीक है, अगर आप जी। उसका ऊपर वाला पार्ट लें, ठीक है, अगर मैं आपको ड्रम का ऊपर वाला पार्ट जो है वो दिखाती हूँ ये व्हाइट बोर्ड पे।
ऐसा तकरीबन आपको नजर आएगा ऊपर से। ठीक है, आपने कभी नोट किया हो कि वो जो ड्रम होता है ना, यहाँ पे वो सॉफ्ट सा होता है थोड़ा, बाकी आपका ड्रम जो है वो हार्ड होता है, लेकिन वो जो ड्रम का वो ऊपर वाला पार्ट होता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, उसको जी आप जिसको ईयर ड्रम है ये। ठीक है, ठीक है। क्या होता है इसके ऊपर अगर आप एक बाल को हिट करें, ठीक है, तो जिस एनर्जी के साथ टकराए तो ये थोड़ा उसी एनर्जी के साथ वापस आएगा जिस एनर्जी के साथ हिट करेंगे उसको। नहीं, थोड़ी सी कम होगी। नो मैम। जी, वो क्या करेगा, यहाँ पे आएगा, इसके साथ हिट करेगा, हिट करने के बाद आपको एक आवाज आएगी। ठीक है, आवाज आने के बाद क्या होगा, वो वापस आएगा, और वापस जाते हुए आप नोट करेंगे कि एनर्जी थोड़ी सी कम होगी। उसकी रीजन आपके पास क्या होती है एक्चुअली, कि यहाँ से जब एक जो आपके पास बॉल है वो हिट करती है इस बॉल के साथ, तो बॉल के अंदर साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो आपकी वो जो काइनेटिक एनर्जी होती है बॉल की, उसका कुछ पार्ट जो है वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अब जितना पार्ट साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गया वो आपका टोटल एनर्जी में से माइनस हो गया, माइनस हो गया ना। यस मैम। जी जब वो टोटल एनर्जी में से माइनस होगा, ठीक है, तो बॉल जो वापस जाएगी उसकी एनर्जी कम होगी। ठीक है, तो ऐसी कोलिजन जो है वो आपके पास इलास्टिक नहीं है, एक बॉडी ने अपनी एनर्जी दूसरी को शिफ्ट की है, एक ने एनर्जी लूज की है, एक ने एनर्जी गेन की है, तो ऐसी कोलिजन को हम इलास्टिक कोलिजन नहीं कहते। ठीक है, और इसको हम कहते हैं कि ये इन इलास्टिक। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, तो एक आपके पास जो हमने कॉन्सेप्ट लिया है इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन का, ठीक है, उसको आपने जो है वो नोट करना है। यस मैम। यहाँ पे वो नेक्स्ट जो है वो हम दोबारा अपनी जो स्लाइड है उसके ऊपर जो है वो वापस आते हैं। ठीक है, ये आपकी जो है वो स्लाइड थी। ठीक है, आप ये जो है वो देखें कि क्या हुआ कि यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन हुई है, यहाँ पे इन इलास्टिक स्कैटरिंग हुई। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि जब क्या होता है कि एक पार्टिकल दूसरे के साथ स्ट्राइक करता है, अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट लूज कर देता है, जिसकी वजह से जो पार्टिकल एनर्जी लूज करता है उसकी एनर्जी कम हो जाती है, जो पार्टिकल एनर्जी गेन करता है उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे आप नोट करें तो कि जो एक्स-रे फोटॉन स्ट्राइक किया था इस इलेक्ट्रॉन के साथ, इलेक्ट्रॉन तो रेस्ट पे था, हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट था, तो उसकी एनर्जी तो आपके पास जो है वो 0 थी। ठीक है, अब यहाँ पे उसने भी मूवमेंट शो करके कुछ एनर्जी गेन की है। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो दो पार्टिकल्स आपस में स्ट्राइक किया, हम कहेंगे कि उनके अंदर इन इलास्टिक कोलिजन हुई है। ठीक है, इन इलास्टिक स्कैटरिंग हुई है, उसके रिजल्ट में क्या हुआ है कि फोटॉन ने अपनी कुछ एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर की है जो कि रेस्ट पे पड़ा हुआ था। क्योंकि अपनी कुछ एनर्जी इसने इसको ट्रांसफर कर दिया, तो क्या हुआ कि इसकी अपनी एनर्जी कम हो गई। ठीक है, अपनी एनर्जी कम होगी तो ये शॉर्टर वेवलेंथ के साथ जो है वो नेक्स्ट मूव करेगा, और इलेक्ट्रॉन जो कि रेस्ट पे पड़ा हुआ था वो मूव करना स्टार्ट कर देगा, उसको मूव करने के लिए कुछ एनर्जी मिल जाएगी। बात क्लियर हुई? यस मैम। यहाँ पे आपके पास हुई इन इलास्टिक स्कैटरिंग। ठीक है, इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ फोटॉन के रिजल्ट में क्या हुआ कि फोटॉन इसके साथ स्ट्राइक किया, इलेक्ट्रॉन के साथ उसने कुछ एनर्जीज को शिफ्ट की। ठीक है, क्या हुआ कि खुद जो है वो कम एनर्जी के साथ, कम वेवलेंथ के साथ जो है वो आगे मूव कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन जो है उसकी एनर्जी इंक्रीज हो गई है, जिसकी वजह से उसने एक सर्टेन वेवलेंथ के साथ जो है वो स्कैटरिंग शो की। तो ये आपके पास ये एक इन इलास्टिक स्कैटरिंग दो पार्टिकल्स की। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन था और एक फोटॉन था। ठीक है, अब क्या हुआ है आपके पास ओवरऑल इस प्रोसेस के अंदर कॉम्पटन इफेक्ट में कि एक फोटॉन जो है उसने स्ट्राइक किया इलेक्ट्रॉन को, किस तरह से कि डायरेक्शन ऑफ फोटॉन भी चेंज हो गई, एनर्जी भी चेंज हो गई, मोमेंटम भी चेंज हो गया। ठीक है, जाहिर है कि अगर आपका जो मैस है वो पहले कम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, जैसे अगर आप इलेक्ट्रॉन को नोट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले आपके पास एट रेस्ट पे है। ठीक है, रेस्ट पे है तो जाहिर है उसकी वेलोसिटी तो नहीं है, तो m इंटू वी आपके पास जो है वो मोमेंटम है, पहले इसका मोमेंटम 0 है। ठीक है, अब कुछ देर के बाद क्या हुआ है कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो फोटॉन के साथ स्ट्राइक किया है। ठीक है, और उसने वेलोसिटी भी अचीव कर ली है। ठीक है, जिसकी वजह से उसका मोमेंटम जो है वो भी चेंज हो गया। तो क्या होता है कि आपके पास इस पूरे फिनोमेना के दौरान डायरेक्शन ऑफ फोटॉन भी चेंज होती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी चेंज होती है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटॉन भी चेंज होती है, और मोमेंटम भी चेंज होता है। नोट किया इन तीनों पॉइंट्स को? जी कर लिया। ठीक है, अब ये जो आपके 3 पॉइंट्स हैं वो आपको क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे इनकोहेरेंट स्कैटरिंग हुई। ठीक है, इन इलास्टिक
स्कैटरिंग हुई है, ठीक है। अगर इनलास्टिक स्कैटरिंग ना होती, इलास्टिक स्कैटरिंग होती, कोहेरेंट स्कैटरिंग होती, तो ना डायरेक्शन चेंज होती, ना एनर्जी चेंज होती, और ना ही मोमेंटम चेंज होता। इन तीनों के चेंज होने का मतलब क्या है कि आपके पास इनकोहेरेंट स्कैटरिंग हुई है, ठीक है। कोहेरेंट स्कैटरिंग के रिजल्ट में आपके पास ये कुछ चेंज इन डायरेक्शन, वेलोसिटी, मोमेंटम जो है वो टेक प्लेस किया है, ठीक है। तो अब हुआ क्या, आपका मूविंग फोटॉन आया, उसने इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक किया जो कि रेस्ट पे पड़ा हुआ था, ठीक है, और उसने उसको स्कैटर किया एट एन एंगल थीटा, और फोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो स्कैटर, एक फोटॉन जो है वो एंगल फाई पे और इलेक्ट्रॉन जो है वो एंगल थीटा पे स्कैटर हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या होता है कि दो लॉज हैं फिजिक्स के, वो एप्लीकेबल हैं। एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको क्या कहता है, ठीक है। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो ये कहता है कि आपका जो सिस्टम होता है उसकी एनर्जी ना तो डिस्ट्रॉय होती है ना क्रिएट होती है, ठीक है। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, लेकिन ओवरऑल जो आपके पास सिस्टम की एनर्जी है वो कंजर्व होती है, ठीक है, वो लॉस लॉस नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि एनर्जी बिफोर कुलयन जो है वो एनर्जी आफ्टर कुलयन के इक्वल होती है, ठीक है। तो जब फोटॉन जो है वो स्ट्राइक करता है इलेक्ट्रॉन के साथ, तो आपके पास सिस्टम की जो एनर्जी पहले होती है कुलयन से पहले, वही सिस्टम के बाद होनी चाहिए। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग एनर्जी ऑफ सिस्टम बिफोर कुलयन शुड बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ सिस्टम आफ्टर कुलयन, और मैथमेटिकली इसको प्रूव किया जा चुका है कि इक्वल होती है, ठीक है। अब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बिफोर कुलयन है, ठीक है, वो आप लेंगे इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर से, और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर कुलयन जो है उसको भी आप लेंगे, ठीक है, वो आपके पास होगी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है। फिर आप क्या कर सकते हैं कि आपकी जो सिस्टम की एनर्जी है बिफोर कुलयन एंड आफ्टर कुलयन, फोटॉन और इलेक्ट्रॉन की, उन दोनों को आप ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो आपके पास एक चीज और मैं आपको बताना चाह रही थी कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है ना, वो आप रिप्रेजेंट करेंगे इज इक्वल टू, फोटॉन की एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू से, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो ई इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर से, क्योंकि फोटॉन की एनर्जी का जो फार्मूला है वो मैक्स प्लांक्स पहले ही दे चुका था। तो अब ये जो है वो आपके पास दो किस्म की एनर्जी आ गई, ठीक है। एक एनर्जी बिफोर कुलयन, एक एनर्जी आफ्टर कुलयन, एच म्यू प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, एच म्यू प्राइम प्लस एम सी स्क्वायर। तो ये आपका मैस एट रेस्ट, ठीक है। तो अब क्या होगा कि आपका ये जो फिनोमेना है, ठीक है, इसके रिजल्ट में आपके पास क्या हुआ है कि ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो आपके दो पार्टिकल्स के ऊपर एप्लीकेबल है, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि ये जो आपने पूरा पढ़ा है कॉम्पटन इफेक्ट, इसके अंदर आपने वेव नेचर को प्रूव किया है या पार्टिकल लाइक नेचर को प्रूव किया है? Particle nature. आपने क्या करना है, एक पेज लेना है, ठीक है। मैं अब आपको काम बताती हूँ, आपने काम करना है, ये आपकी असाइनमेंट 1 होगी। आपने एक पेज लेना है, ठीक है, उस पर आपने कॉम्पटन इफेक्ट के पॉइंट्स को नोट करना है और बताना है कि ये आपके पास पार्टिकल लाइक नेचर को प्रूव कर रहा है या वेव लाइक नेचर को प्रूव कर रहा है। अगर आप ये कहते हैं कि ये पार्टिकल लाइक नेचर को प्रूव कर रहा है, तो उस पार्टिकल लाइक नेचर को प्रूव करने के लिए आपने 5 आर्ग्यूमेंट्स लिखने हैं, 5 रीजंस लिखनी है, ठीक है, कि कैसे आपको पता चला कि ये पार्टिकल लाइक नेचर को प्रूव करता है। और अगर आप ये कहते हैं कि ये वेव लाइक नेचर को प्रूव करता है, तो आपने 5 आर्ग्यूमेंट्स देने हैं कि कैसे ये वेव लाइक नेचर को प्रूव करता है। ये आपकी असाइनमेंट 1 होगी और इसके 5 मार्क्स मिलेंगे आपको फाइनल पेपर के अंदर। जो अरीज को तो पता है, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि आपको जो असाइनमेंट्स मिलती हैं उनके मार्क्स फाइनल पेपर में इंक्लूड होंगे। जी मैम। Okay, ma'am. ठीक है, तो ये आपका आज का लेक्चर था, इसको आपने नोट करना है, इससे रेलिवेंट जो आपकी असाइनमेंट है उसको आपने सॉल्व करना है। आपका कोई क्वेश्चन या प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं मैम, मेरे तक समझ आ गया। ठीक है ठीक है अरीज, फिर क्लास हम यहाँ पे एंड कर देते हैं आज की।